और वन क्या लिखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल है। ठीक है, अलग अलग नहीं, मिला करके 45 मार्बल है। दोनों क्या करते हैं, पांच पांच मार्बल अपने पास से खो देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो अगर अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं, यानी कि पांच पांच खोने के बाद अब जो मार्बल बचे हैं, अगर उनका प्रोडक्ट कर दोगे तो कितना आएगा, 124। बस, तो हमें बताना है कि हमें मान लो ये पता करना है कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल थे। मान लो जॉन के पास 10 जो भी थे, और जीवंती के पास 35, ऐसा कुछ लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो यही हम इसमें इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो देखो, मैं मान लेता हूँ कि जॉन के पास एक्स मार्बल थे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल 45 है। तो अगर किसी के पास एक्स चले गए तो बचे कितने, 45 में से एक्स घटा दो। तो अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। ठीक है, अगर दोनों पांच पांच मार्बल खो दें, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जॉन अगर पांच मार्बल खो दे तो उसके पास कितने बचेंगे इस समय, x-5 बचेगा। और अगर जीवंती पांच मार्बल खो दे तो उसके पास कितना बचेगा, जितना है उसमें से पांच घटा देना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। अब उसमें साथ में ये भी कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 124 आएगा। तो जैसा कहा है वैसा हमने लिख दिया, उससे हमारी इक्वेशन आ गई। तो देखो, ये कितना हो गया, x-5, और ये कितना हो गया, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहूँ तो क्या करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूंगा x-5, इसका साइन बाहर निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, x-40 इज इक्वल टू 124। अब ये मुझे फॉर्मूला मालूम है इसका, क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का क्या रखना है, -45x, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्लस करके 5 4 20 फिर 200। ठीक है, और ये जो साइन है माइनस का, इसको इसको दे देता हूँ मैं 124 को। ठीक है, 124 को मैं, अब देखो ये जल्दी थोड़ा सॉल्व हो गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। ये प्लस 124 हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया x² -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2 जो है उसे देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में एक नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। मान लेते हैं कुछ बनाती होगी टॉयज, 100 200 जो भी है। उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय का, वो क्या है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे। तो जो भी टॉयज बनते हैं एक दिन में, अगर 55 में से उनको माइनस कर दोगे तो तुम्हें एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब ये लिखा है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक दिन का, वो 750 है। तो पता लगाओ कि एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस जो है एक दिन में, उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो 55 में से एक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, तो 55 माइनस एक्स आ गया। अब वो कह रहा है कि एक दिन में 750 का प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कि एक दिन में कितने टॉयज बने, जो टोटल टॉयज कितने बने एक दिन में, एक्स बने। अब सबका जो एक का जो प्राइस है, उसको हम टोटल में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। जैसे ये जो है ये टोटल टॉयज है, और टोटल टॉयज में अगर एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक टॉय के प्रोडक्शन को, एक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम 10 टॉय, एक दिन में 10 टॉय बने, और सबका रेट जो है अगर 55 है, सबका नहीं, एक का रेट जो है वो 55 है, तो एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर कितना आ गया,
टोटल टॉयज मल्टीप्लाइड बाई एक का कॉस्ट, ये आ गया 550। उसी तरीके से यहाँ पर है, ये टोटल टॉयज है और ये एक का कॉस्ट है, ठीक है। ये जो है ये टोटल टॉयज है और ये क्या है, एक टॉय का कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो इस तरीके से एक दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। हमें क्या करना है कि नीचे जो चार इक्वेशंस दी गई हैं उसमें हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि जो मैक्सिमम डिग्री है वो पावर 2 की आनी चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर बड़ी आ गई या उससे छोटी आई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो मैक्सिमम पावर 2 आनी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम पावर 2 आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सब जितने भी टर्म्स हैं राइट साइड में उन्हें लेफ्ट साइड में ले आओ। ये हो गया 4 प्लस 1 5 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है क्योंकि इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो 2 है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो ब्रैकेट भी खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चले गए, इसका मतलब इसके क्वाड्रेटिक बनने का कोई चांस नहीं। एक्स प्लस 12, तो ये लीनियर आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है, तो इसको भी यही करना है, ब्रैकेट खोल लेना है। एक्स को 2x से 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो इसके इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, इसका मतलब आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ पार्ट इसी तरह से देख लेते हैं। ये है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते हैं इस बारे में। ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब 8 6x स्क्वायर 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4। अब देखो ये और ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0।
इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेंगे तो कैसा आएगा, 12x, 8 और 4 12 होता है, 12 = 0। तो देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो यस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है, और इसी तरह से एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए उन्हें भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस इन क्वेश्चंस में क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, उन्हें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया, उसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि जो लेंथ है विच इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेथ को x ले लेते हैं, यानी ये ब्रेथ है, इसको x ले लिया, तो लेंथ कितना हो जाएगा, जैसा सिचुएशन में कह रहा है वैसा करते हैं। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो 1 मोर करना है, यानी 1 मोर, किसका 1 मोर करना है, ट्वाइस इज ब्रेथ। ठीक है, दोबारा देख लो, 1 मोर करना है, किसका करना है, देखो दोबारा से बताते हैं। 1 मोर करना है किसका, ट्वाइस, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, यानी ब्रेथ को 2 टाइम्स कर देंगे। ये हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ है, और ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ। ठीक है, अब जैसा कह रहा है वैसा कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है एक वेरिएबल में, और अभी तक हमने एक ही वेरिएबल लिया है। जैसा एरिया का फॉर्मूला होता है उसे रख देते हैं, हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528, और होता क्या है वैसे फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पर मैंने ब्रेथ को क्या माना, एक्स, लेंथ को क्या, लेंथ उस लेंथ सिचुएशन के हिसाब से क्या होगी, 2x+1। बस इतना रख देना है, देखो 1 वेरिएबल में अपने आप ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इतना ही करना था हमें इस क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 2x² + x माइनस 520। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। बस इतना ही करना है, इक्वेशन बनानी है बस। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, तो मान लो एक नंबर अगर 1 है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 2। अगर मैं x के फॉर्म में देखूं तो कैसा दिखेगा, मान लो मैंने 1 को अगर x ले लिया, मान लो 1 को x ले लिया, तो अगला नंबर कैसे आता है, अगला नंबर आता है 1 प्लस करने पे। पिछले नंबर में अगर 1 प्लस कर दोगे तो अगला नंबर आ जाएगा, यानी मेरा पहला नंबर मैंने x ले लिया, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, x+1। बस यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यानी जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया है, ये जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट जो है वो 306 दिया है, 306 लिख लो। कैसे करके, प्रोडक्ट करके, ये रहा पहला नंबर, इसमें मल्टीप्लाई किया कौन सा, दूसरा नंबर। बस इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई, x² + x माइनस 306। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। समझ में आया कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की माता जी हैं, वो उससे 26 साल बड़ी हैं। तो इसका मतलब रोहन की एज को क्या ले लेते हैं हम, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, रोहन एज इक्वल टू एक्स, तो उसकी माता जी की एज क्या हो जाएगी, जैसा कह रहा है 26 साल बढ़ाने, 26 साल बढ़ाओगे कैसे, एक्स में 26 ऐड कर दोगे तो 26 साल बढ़ जाएंगे। तो ये आ गया मदर्स एज, जैसा सिचुएशन में लिखा है। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट करो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों की एज 3-3 साल बढ़ जाएगी। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ा दो। बढ़ाते कैसे किसी चीज को, प्लस करके। उसके बाद मदर्स एज, उसमें भी 3 साल बढ़ाने पड़ेंगे, x+26 + 3 इज इक्वल टू x+29। अब सिचुएशन में क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 360 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट कर दो, एक इसका और एक इसका, तो प्रोडक्ट कर दो यहाँ पर x+3 x+29
एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू कितना है 360। तो ये जैसा सिचुएशन में कहा था हमने इक्वेशन बना ली। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना होता है 32 प्लस 29 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87 माइनस 360 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 60 300 280 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4। A train travels a distance of 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हो गया 480 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है सिचुएशन क्या दे रखी है, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। बोला कि मान लो पहले ये जो ट्रेन है, मान लो पहली सिचुएशन में क्या है कि x किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाती है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 480 किलोमीटर कवर करते हैं। लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर दूसरी सिचुएशन कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, जो पहले जिस स्पीड से जा रही थी उस स्पीड में अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो क्या होता कि इसको यही 480 किलोमीटर जाने में 3 घंटे ज्यादा लगते, क्योंकि देखो स्पीड कम हो गई है, अब धीरे चलोगे तो देर में ही पहुंचोगे, तो 3 घंटे ज्यादा लगते इस सिचुएशन का। इस सिचुएशन के मुकाबले इस सिचुएशन में 3 घंटे ज्यादा लगते। तो देखो जब भी इस तरह से ज्यादा दिया हो, ठीक है, कम दिया हो, तो हमेशा हम डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ज्यादा दिया हो कम दिया हो तो हम हमेशा डिफरेंस निकाल सकते हैं। मान लो मैं इसका टाइम टी ले लेता या कुछ भी लेता, ठीक है, टी ले लेता तो ये t+3 हो जाता है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस करके 3 लिख सकता हूँ ना, टाइम का डिफरेंस 3 लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखूंगा उसको समझना। देखो मैंने लिखा कि एक सिचुएशन, मान लो ये जो देर से जा रहा है उसको पहले लिखा जाएगा अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूं तो, जो जो देर से पहुंच रहा है उसे पहले लिखा जाएगा अगर मैं डिफरेंस लिख रहा हूं तो, और जो जल्दी पहुंचा है उसे यहां लिखना पड़ेगा ना, तभी तो ज्यादा माइनस कम, है ना, ज्यादा माइनस कम। अब मैं क्या कह रहा था कि जब भी इस तरीके से ज्यादा या कम दिया रहता है तो मैं डिफरेंस ले सकता हूँ। और डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में, टाइम ही तो ज्यादा कम दिया है तो टाइम ही का तो डिफरेंस लूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी मैं टाइम लिखूंगा और यहाँ पर भी टाइम लिखूंगा, और इसका दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पर भी टाइम लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 घंटे। और टाइम अगर एक बार लिखा है मैंने राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कॉमन सेंस है कि वो वहां पर भी टाइम ही आएगा। ठीक है, ऐसा पिछले कुछ क्वेश्चनों में भी करके बताया था। अब देखो टाइम आएगा तो क्या करना है, टाइम का फॉर्मूला मुझे मालूम है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर भी मुझे क्या रखना है, डिस्टेंस, और यहाँ पर भी क्या रखना है, डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल इसी तरीके का। अब देखो डिस्टेंस रखना है, ये दूसरी सिचुएशन का है, इस वाली का, ये दूसरे सिचुएशन का है। क्यों है दूसरी सिचुएशन का, क्योंकि जो चीज ज्यादा होगी उसी में से तो कम चीज को माइनस करेंगे, है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको पहले लिख दिया या ठीक है, ये इसका होगा क्योंकि इसका टाइम ज्यादा लगा है, तो यहाँ ज्यादा टाइम लिखा जाएगा, उसमें से कम टाइम माइनस होगा। ठीक है, बस अब तो क्वेश्चन करने में कुछ है ही नहीं। देखो दूसरी सिचुएशन में डिस्टेंस तो खैर दोनों में ही सेम है, तो जरा डिस्टेंस को 480 लिख लेता हूँ। स्पीड दूसरी सिचुएशन में क्या है, x माइनस 8। तो ऐसा कुछ उल्टा फुल्टा मत कर देना कि 480/x यहाँ लिख दो, x माइनस 8 को यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके पीछे कारण है, क्या कारण है अब ये भी बताया मैंने कि ज्यादा चीज को यहाँ पहले लिखा जाएगा। ज्यादा कौन सी है, ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा है तो उसका मतलब ज्यादा वाली चीज यही तो है। ठीक है, ये जो पूरा टाइम है यही तो ज्यादा है, तो इसीलिए सेकंड सिचुएशन की जो भी चीजें होंगी, डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, उन सब चीजों को पहले लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, देखो इतनी इक्वेशन बन गई, अब क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आगे भी आते रहेंगे, और पिछले भी आए, एक तो पिछला भी करके बताया, ठीक है ना, पिछले एक्सरसाइज किस में करके बताया था ना, पिछले चैप्टर में करके बताया था। ठीक है, तो बस अब इसके इक्वेशन बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, पहले जब दोनों के यहाँ पर सेम सेम न्यूमरेटर दिया हो तो उससे पहले बाहर निकाल लिया करो, थोड़ा सा आसान पड़ता है। यहाँ पर x माइनस 8 बचा है और यहाँ पर बचा है 1/x इक्वल टू 3।
अब इन दोनों का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, एक्स ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, x-1। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो साइन की मिस्टेक आ जाएगी। और यहाँ पर 480 मल्टीप्लाइड है ही ऑलरेडी अभी, और यहाँ पर लिख देते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, x-x + 8 अपॉन x-8। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 450। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 8 अपॉन x-8 इंटू 480 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये इसको इसके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x इंटू x-8। ये 3 को नीचे ले आओ। ठीक है, ये हो गया 480/3, यानी 16×3 = 48 होता है, यानी ये 16 ही आ रहा होगा, यानी 160 आ गया। और 16 हो जाएगा 16×8 = 128, एक जीरो पहले से ही है, इज इक्वल टू x² - 8x। सो ये आ गया x² - 8x -1280 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन हो गई। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो वैल्यूज होती है जिसको अगर इस इक्वेशन में रख दो तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एक इक्वेशन का 2x² - 3x + 1 का। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, 2x² - 3x + 1 का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन में x = 1 रख दें तो ये बन जाएगा 2 × 1 - 3 + 1, ये हो जाएगा 2 - 3 + 1 जो कि होता है 0। तो देखो x = 1 क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्यों हो गया ये सॉल्यूशन इसका, क्योंकि x = 1 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, 0 = 0 आ गया। ठीक है, जब भी ऐसा होगा, किसी भी चीज में हो सकता है, ये लीनियर में हो सकता है, क्वाड्रेटिक में हो सकता है, तो जब भी कोई ऐसी वैल्यू जो किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बना दे उसे हम उसका सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उसको रूट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x = 1 क्या हो गया, इसका एक रूट है। इक्वेशंस में रूट होता है और सिर्फ पॉलिनोमियल होगा तो जीरोस होता है। तो अब इतने स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, देखो 3 लास्ट वाले पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। ये नंबर कितने आ रहे हैं, 3 × 6 आ रहा है। ठीक है, 3 × 6 x² आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, इसका मतलब क्या करना है, हमें ऐड करके 6x², तो x² को तोड़ने की जरूरत नहीं होती, उसको अभी बता रहा हूँ कैसे। 6 को इस तरह से तोड़ना है कि 5 बन जाए। कैसे, जोड़ करके कैसे पता चला, इसने ये जो सिंबल है इससे पता चलता है। ठीक है, तो अब कर देते हैं। देखो 6 में क्या है, मुझे 3 × 6 दिख रहा है और 3 + 2 5 भी होता है। ठीक है, तो बस इतना कर देते हैं। देखो, और देखो x को क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि दोनों जगह हम x तो लिखते ही है मिडिल टर्म में। देखो 2x², अब दोनों को ऐड करना है लेकिन साइन नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब मुझे दोनों नंबर कैसे लेने पड़ेंगे, नेगेटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। मुझे ऐड तो करना ही था, ऐड करने के लिए सेम साइन चाहिए, लेकिन साइन कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, यानी दोनों को कैसा साइन देना पड़ेगा, नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -3x - 2x + 3 इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, 3 × 6 माइनस प्लस 6x² आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा था x² को नहीं लिखोगे, दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम हमेशा x को लेते ही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो -5x आएगा, अगर मैं x लेता ही नहीं तो -5 आता है, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसको बस स्प्लिट करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों 6x² मल्टीप्लाई करके हो गया और ऐड करके कितना आ गया, -5x, यानी हमने जो बनाया है वो एकदम सही बनाया। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन निकालना। तो 2x x - 3, यहाँ पर हमेशा वही साइन रखना है जो यहाँ फर्स्ट ये इन दोनों टर्म्स में जो यहाँ साइन होता है वही वाला साइन यहाँ रखना होता है हमेशा। तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, और इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है। तो अब यहाँ इसका माइनस चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का।
और इसके पास माइनस था ही नहीं, तो इसके पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर टू कॉमन नहीं, अरे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टू। अब क्या कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है। एक्स कॉमन चला जाएगा, एक्स बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। यहाँ क्या बचेगा, 3। हमेशा वो साइन लेना होता है जो इन दोनों टर्म्स में है, इस टर्म के पास होता है। देखो इस टर्म के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 कॉमन। तो अब इसके पास यहाँ से माइनस चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ माइनस था नहीं, तो यहाँ इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, 2x-3 = 0। और इसने हमसे क्या पूछा है, रूट्स पूछा है ना। रूट्स मतलब क्या, वही जीरोज होते हैं। इक्वेशंस में क्या होते हैं, इक्वेशन में रूट्स होते हैं, पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं। तो ये जीरो कैसे हो सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो ये इक्वेशन जीरो हो सकती है। तो हम ऐसा 1, यहाँ पर तो आसानी से दिख रहा है 1 रख दूं, लेकिन हमें हर हो सकता है कहीं कहीं पर दिखे ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो x-1 है यहाँ पर, ये x-1 है, इसको जीरो के बराबर रख दो, इस समय मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। या फिर क्या करो, इस वाले को जीरो के बराबर रख दो, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम जीरो के बराबर रखते हैं। तो देखो अब x=1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, x=3/2। तो इसका मतलब क्या है, अगर x=1 रख दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, पूरी इक्वेशन जीरो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की, यानी ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं x की जगह 3/2 रख दूं तो भी ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो दोनों है ये हमारे रूट्स। आई बात समझ में, इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक, तो -x, तो यहाँ पर क्या करना है, 6×2 = 12 होता है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है, यानी 12 को इस तरह से तोड़ना है दो पार्ट्स में कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आए। तो मुझे दिख रहा है 4×3 = 12 होता है, और 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। बस मिल गया मेरे को, ये हो गया 6x²। यहाँ पर बड़े वाले टर्म को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर में तभी आ पाएगा। देखो -4 अगर +3 करूँ तो -1 आता है ना, तो माइनस ही चाहिए मुझे, इसका मतलब बड़े वाले टर्म को मुझे माइनस में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया -4x + 3x - 2 = 0। कॉमन निकालो, इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट टू टर्म्स में हमेशा x कॉमन होता ही है। 2×3 = 6 -2। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, हमेशा वही साइन रखना जो यहाँ पर इस टर्म का हो। तो यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1। ये भी आ गया 3x। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। कितना हो गया, 2x + 1 और 3x - 2। अगला स्टेप क्या बताया था, कि इन टर्म्स को इंडिविजुअली जीरो रख दो, जिससे पता चले कि ऐसा कौन सा x है जिससे ये इक्वेशन जीरो हो जाए। ये हो गया 3x - 2 = 0। ठीक है, बीच में और का सिंबल लगाना है। तो ये हो जाएगा x -1/2, और ये हो जाएगा x = 2/3। इस तरह से हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एंड एंड वालों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 3×6 आ रहा है। ठीक है, 3×6 आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 को। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर सिंबल किसका है, प्लस का, यानी इसको इस तरह से तोड़ना है टू पार्ट्स में कि जिनको ऐड करके 2√6 आ जाए। ठीक है, और उन दोनों टर्म्स का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेम साइन मुझे ऐड करना है, और ऐड करके कैसा साइन लाना है, नेगेटिव साइन लाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, और ये वाला भी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि 3x², जो कुछ भी आएगा मेरा वो नेगेटिव में होगा। x तो होगा ही होगा, दूसरा भी ऐसा ही होगा, नेगेटिव होगा। x तो होगा ही होगा, और +2 होगा। लेकिन ये जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें खास बात देखो कि अगर मैं इन दोनों को, अगर मैंने √6 नहीं दिया, मान लो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, अगर मैंने √6 नहीं दिया तो आंसर में √6 आएगा नहीं। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब एक बात और है कि x तो रहेगा ही रहेगा, साथ में √6 भी होगा दोनों जगह। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, दोनों जगह √6 भी होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इस टाइप के क्वेश्चन में।
क्योंकि अगर √6 होगा तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे, और लाइक टर्म्स हो जाएंगे तो ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो √6 तो जरूर आएगा, एक्स जरूर आएगा, नेगेटिव जरूर आएगा, √6 जरूर आएगा। अब मुझे इनके कोफिशिएंट्स पता करने हैं जिससे कि 2 बन जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना होता है, देखो अगर मैं √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6 आता है, √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6 आता है, ठीक है। और मुझे बनाना कितना था प्रोडक्ट करके, 6 ही बनाना था ना, बीच वाले दोनों टर्म्स को इस तरह से रखना था कि 6 बनाना था, तो 6 तो बन चुका है। यानी कि मेरे पास बचा क्या है, अब सिर्फ 1 बचा है मेरे पास तोड़ करके। यानी 1 को इस तरह से तोड़ना है कि तोड़ करके 2 बना दे, क्योंकि 2 ही तो बचा है बस बनाने के लिए, बाकी तो सब बना हुआ है। देखो √6 बना हुआ है, एक्स बना हुआ है, सिर्फ 2 बनाना है। तो देखो 1 इंटू 1 कर दो, ठीक है। 1 को अगर अगर मैं यहाँ पर कुछ 1 लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं और यहाँ पर भी 1 लिख दूं, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, 6 आ रहा है आराम से। तो आ रहा है ना 6, देखो कैसे, देखो ये है -√6, तो ये है -√6। दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, √6 इंटू √6 क्या आ रहा है, 6 एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या बनाना था, 6x² ही तो बनाना था, जो कि बन गया, ठीक है। 6x² बनाना था जो कि बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा होता, ठीक है। तो क्या करता मैं, ये √6 और √6 में लिख चुका हूं, तो √6 इंटू √6 6 होता है। तो 12 की जगह क्या हो जाता है, 6 से डिवाइड करते 2 आता। यानी कि अब मुझे क्या करना होता है, 2 को इस तरह से तोड़ना होता जिससे कि ऐड करके 2 आ जाए, ठीक है। जो भी यहाँ नंबर होता है उसको डिवाइड कर देना होता है, क्योंकि हम पहले लिख चुके होते हैं उस नंबर को। ये रूट वाले क्वेश्चंस में ये खास बात होती है, ठीक है। तो अब जरा इसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने में भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा रूट्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं। ये हो गया, यहाँ पर 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो एक ही बात है, समझ जाओगे इससे। अब देखो मैंने क्या बताया था, दोनों टर्म्स में एक्स तो हमेशा कॉमन होता ही है। अब इसको देखो यहाँ पर, अब यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ नीचे लिख के बताता हूँ, 3 है और यहाँ √6 है। क्या 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? क्या मैं √6 को 3 2 6 लिख सकता हूँ? इसका मतलब √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ। इन दोनों में आपको अब कॉमन लेने में आसानी होगी। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, √3 कॉमन दिख रहा है। और अगर एक √3 चला गया तो यहाँ बचेगा क्या, एक और √3 बच जाएगा। अगर यहाँ से √3 चला गया तो क्या बच जाएगा, ये जो दोनों टर्म्स होते हैं उसमें से जो साइन इसका होता है वही साइन यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये देखो √2 और √6 और √2 के लिए, √6 और 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज यहाँ पर। देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 ठीक है। और √6 को कैसे लिख सकते हैं, √3 ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, √2, तो इसका मतलब √2 बाहर आ जाएगा। √2 बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √6 का क्या बचेगा, √3 बचेगा, और 2 का क्या बचेगा, √2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज साइन का और देखना है, देखो माइनस का साइन बाहर आ गया, इसके पास साइन था ही नहीं माइनस का, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब हमने जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, √3x माइनस √2, और ये हो गया √3x माइनस √2, ठीक है। अब जीरो निकालने हैं तो क्या करना है, ये दोनों वैसे भी सेम दिख रहे हैं तो किसी एक को ही जीरो रख दो, इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो हो गया। और ये कितना हो जाएगा, √3x इक्वल टू √2, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2/√3। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2/, ठीक है। समझ जाना यहाँ से, ऐसे है ये, कुछ समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर लिखा है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ करके 27 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आए, ठीक है। तो इसको दोनों 2 वेरिएबल में और सिंगल वेरिएबल में भी, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि हमें सिंगल वेरिएबल में करना है कि डबल वेरिएबल में करना है। अगर तुम डबल वेरिएबल में करोगे तो लेफ्ट साइड में लिखा है, और अगर सिंगल वेरिएबल में करोगे तो राइट साइड में लिखा है, ठीक है। तो अगर डबल वेरिएबल में करेंगे तो क्या करेंगे, पहले नंबर को एक्स मानेंगे और दूसरे नंबर को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। अगर दोनों नंबर को एक्स वाई माना है तो उनको जोड़ करके क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ऐसा ही तो क्वेश्चन में लिखा है। और दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद 182 आना चाहिए। और अगर तुम सिंगल वेरिएबल में करते हो तो क्या करोगे, पहले नंबर को एक्स लोगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा,
क्योंकि पहले नंबर को हटाओगे अगर सम में से तभी तो दूसरा नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर सेकंड लिख दो। ठीक है, और जैसा सिचुएशन में कहा है कि प्रोडक्ट करने के बाद 182 आना चाहिए, तो पहला नंबर रख दिया मैंने, दूसरा नंबर रख दिया और प्रोडक्ट करके 182 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल वेरिएबल में और ये डबल वेरिएबल में। तो एग्जाम में मत सोचना पता कैसे चलेगा। ठीक है, ऐसा देख के लग सकता है ना, यहाँ पर लिखा है टू फाइंड टू नंबर, तो टू नंबर को तुम एक्स वाई ले लो, ऐसा तो सबसे पहले दिमाग में आएगा ही, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो देखो अब क्या करना है, जब ये डबल वेरिएबल में लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक बार सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक्स क्या है मेरा 27 माइनस वाई है, एक्स क्या है मेरा 27 माइनस वाई है, इसको यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो 27 माइनस वाई, तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली हमें नंबर्स निकालने हैं, तो नंबर्स इस तरीके से आ जाएंगे। देखो ये क्या आ गया, जैसे 27 माइनस वाई रख दिया यहाँ पर, और यहाँ वाई है और ये 182 बन गया। ठीक है, देखो इसी के जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। ये हो जाएगा 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसको सॉल्व करना है। देखो अब ये मुझे स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, जरूरी नहीं है जब हम चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे तो हमेशा स्प्लिट ही करें, हम कोई और भी मेथड लगा सकते हैं जैसे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए हम स्प्लिट ही लगा लेते हैं। तो स्प्लिट में क्या करना होगा, 182 को स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि 182 वनजा तो 182 ही होता है, तो 182 के अलावा तो कोई है नहीं, तो 182 को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइज कर लिया मैंने, उसके बाद मैंने प्लस का सिंबल देखा, जिससे मुझे क्या पता चला कि ये जो भी नंबर है उनको दो दो नंबर को जोड़ करके 27 लाना है। ठीक है, ये प्लस के सिंबल से क्या पता चला कि मुझे जोड़ करके 27 लाना है, और वो जो नंबर्स होंगे उनका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन के होंगे तभी तो ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो तभी आ सकता है। तो मुझे दो बातें पता चल गई कि ऐसे नेगेटिव आएगा और जोड़ करके लाना है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर 182 लिखा हुआ। ठीक है, तो अब मेरे को स्प्लिट करके अब मुझे दो नंबर देखने हैं। तो देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि 7 2 14 होता है, और बचा क्या है 13। ठीक है, और बचा क्या है 13, तो 14 और 13, देखो 14 और 13 जोड़ करके कितना आता है 27 आता है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख दो 14 और यहाँ पर कितना लिख दो 13। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इसको। अब कॉमन लेना है, तो पहले दो जो टर्म्स होते हैं उसमें y तो कॉमन है ही, हमेशा ही होता है, और ये y माइनस 14 आ गया। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि जो यहाँ पर साइन होता है हमेशा वही साइन आता है, तो हो गया 13। अरे y जी यहाँ पर माइनस का साइन नहीं था, तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, जिससे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए। और यहाँ पर 13, अब यहाँ 182 में से कितना बचेगा, 14 ही बचेगा। ठीक है, तो ये 14 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 13 और y माइनस 14। ठीक है, समझ आया, इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने स्प्लिट कर लिया। y जो है वो दो दो वैल्यूज आ रही हैं y की, एक 13 और एक 14। तो y जब 13 होगा तो x कितना हो जाएगा 27 माइनस वाई, ये हो जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। तो जब y जो है वो 13 होगा तो x जो है 14 हो जाएगा, और जब y 14 होगा तो x कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे दो नंबर जो है वो 13 एंड 14 हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, तो हमारे ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने थे ना, जिनको जोड़ करके 27 आए, तो 13 और 14 हो गया। ठीक है, जिससे देखो दो जोड़ करके 27 आ रहा है, और 13 इंटू 14 कितना आ रहा है 182 आ रहा है। इसका मतलब हमारे जो दो नंबर्स थे वो थे 13 एंड 14। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर करके अगर सम कर दें तो 365 आए। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, मतलब लगातार, जैसे मान लो 4 आया तो उसका कंसेक्यूटिव आगे क्या हो जाएगा 5, 5 का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक के बाद एक जो नंबर होते हैं उन्हें कंसेक्यूटिव कहते हैं। इन नंबरों में क्या होता है खास बात, कि एक +1 कर दोगे तो अगला नंबर आ जाएगा, +1 कर दोगे तो अगला नंबर आ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लिखा है कि मैंने यहाँ पहले से लिख लिया है कि जो फर्स्ट इंटीजर है उसको, जो भी हमारा फर्स्ट इंटीजर है उसको x मानते हैं। तो सेकंड इंटीजर कैसा आता है, जैसे मैंने यहाँ नंबरों में बताया अभी कि सिर्फ +1 कर दोगे अगर 4 में तो अगला आ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ भी करते हैं कि अगर फर्स्ट इंटीजर x लिया है तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, +1 करने से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सम ऑफ वू स्क्वायर्स। तो सम करना है किसका, स्क्वायर्स का। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर x लिया, इसका स्क्वायर करो,
और सम करना है कितना, एक्स प्लस वन का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना यहाँ पर लिखा है 365। तो इसको बस सॉल्व कर देना आप, इतना ही है इस क्वेश्चन में। बस छोटी सी बात पता होनी चाहिए कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, और अगर पहला एक्स लिया है तो अगला एक्स प्लस वन क्यों हो जाएगा ये पता होना चाहिए। और सम ऑफ वो स्क्वायर्स का मतलब ये होता है कि स्क्वायर करो और उनका सम कर दो, ठीक है। सम करके स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, स्क्वायर करके सम करना है। अब इसे बस सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। दो 2 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर जिससे इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, माइनस इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में हमने किया ही ऑलरेडी, तो ये मुझे बहुत सरल लग रहा है इसलिए कि हमने 182 को तो निकाला ही था इस तरीके से, ठीक है। तो 182 में दो नंबर आए थे हमारे 13 एंड 14, ठीक है। वो यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो माइनस से क्या पता चल रहा है, तो मुझे इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। तो ये तो मुझे पूरा बना बनाया मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए हम बड़े नंबर को प्लस का साइन देंगे, जिससे कि सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ प्लस है। और इससे क्या पता चल रहा है माइनस से, कि हमें इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था। तो बस हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। एक्स प्लस 14 माइनस 13 एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर कहा है कि या तो एक्स माइनस 13 0 होगा या एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा, पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो नंबर है ना ये पॉजिटिव इंटीजर है, पर यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसे रिजेक्ट कर देंगे। ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 13, यानी इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, अगला नंबर एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा 14। तो हमें नंबर मिल चुके हैं 13 एंड 14, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 13 एंड 14। इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 4.5, अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो इसलिए मैंने बेस को क्या मान लिया, एक्स। यहाँ पर लिखा है ना लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी एक्स, इसलिए मैंने बेस को एक्स मान लिया। बेस को एक्स क्यों माना, जिससे कि मैं क्या करूंगा, बेस में से 7 सेंटीमीटर घटा दूंगा जिससे मुझे अल्टीट्यूड मिल जाए। तो ये मिल गया मुझे अल्टीट्यूड, और ये मैंने बेस मान लिया। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13, बोलता है अदर डू टू साइड्स बताओ। तो देखो 13 है, एक्स माइनस 7 है, एक्स है, एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन चाहिए, एक ही इक्वेशन के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर पहले लिख लें, देयरफॉर अल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम करने बोल रहा था ना, तो कर दिया हमने कम। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना ही बचा है बस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चलो यहाँ पर 169 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का वो क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, वो यहाँ पर लगा देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो ये तो कितना आ जाएगा, ये 120 आ रहा है कि नहीं, है ना। और ये कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x, दोनों तरफ से 2 निकाल के काट दें। यहाँ पर कितना है 2 इंटू 60 इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x। तो 2 से 2 चला गया, कितना बचा यहाँ पर 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब यहाँ पर और आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि माइनस करने के बाद 7 आ जाए, ठीक है। तो 12 5 60 हो गया, तो ये हो गया 12x प्लस 5x माइनस 60, ठीक है। अब इसको बस
कॉमन निकालना बचा है +5 x-12 और x+5। तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पर। तो x-12 इक्वल टू 0 या x+5 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 12। यही है मेरा आंसर, यानी मेरा बेस तो आ गया 12 और अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 कम था ना, तो 7 कम कर दो, कितना हो गया 5। तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल मिल गया मुझे जिसमें बेस जो है 12 हो गया, अल्टीट्यूड 5 हो गया और हाइपोटेनस तो दिया ही हुआ था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री में क्या है कि एक दिन में एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनते हैं, और उसमें क्या होता है कि ये देखा गया कि जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है, जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिखते हैं ये अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम एक्स किसको मानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है और फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड भी निकालना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्स में किसको मान लूंगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पे। ठीक है, एक्स में जो है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को एक्स मान लूंगा। उससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है उसको लिखने में मुझे आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो इस जगह पे लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए वन आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो अगर मैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है उसको एक्स ले लूंगा तो मुझे आसानी होगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिखने में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड को एक्स ले लिया है। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जैसा एज पर द क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू, देखो 3 मोर देन ट्वाइस, यानी ट्वाइस करोगे। ठीक है, देखो इस तरफ से लिखना भी शुरू कर सकते हो, 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दोबारा बताता हूं, देखो 3 मोर देन, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है। अगर 3 लेस देन बोलता तो ऐसे लिख देते, 3 लेस देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। अभी क्या कह रहा है, 3 मोर देन, तो 3 लिखो, मोर का साइन लगाओ और ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल लिख लेंगे। समझ में आया नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्यों एक्स लिया मैंने, जिससे कि आसानी से, क्योंकि यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में लिखा है हम वैसा ही कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो हो जाएगा वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। समझ में आई बात। अब आगे जो सिचुएशन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल हमने किया था एग्जांपल नंबर 1 का। देखो एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, एग्जांपल नंबर 1 का 2 पार्ट है उसमें, इसी चैप्टर में फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड चैप्टर से ये मेल खाता है। समझे। तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90 है, ₹90 है। अब जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह कि एक दिन में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं इनटू मल्टीप्लाइड बाई एक आर्टिकल का कॉस्ट। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 2x + 3। ठीक है, इज इक्वल टू 90 हो गया। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ये टोटल आर्टिकल है, मान लो तुम जो है 12 टॉफी लेके आए हो और हर टॉफी का जो प्राइस है वो ₹2 है। तो क्या करोगे, टोटल कॉस्ट कितने रुपए दे के आए हो, देखो यहाँ पर ये टोटल टॉफी कितनी लाए थे, 12 लाए थे, और एक टॉफी का कॉस्ट कितना होता है, ₹2, तो तुमने जो है टोटल ₹24 की टॉफी खरीदी है। वैसे ही यहाँ पर है कि एक दिन में एक टोटल आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, x, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 2x + 3। तो उस दिन टोटल आर्टिकल कितने रुपए के प्रोड्यूस हुए वो पता चल जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई एक आर्टिकल का कॉस्ट। समझ आ रही बात, इसी तरीके से है। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो ये ब्रैकेट तो आराम से खोल सकते हो, 2x² + 3x प्लस
तो 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 9 टू जा 18 हो रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। तो 180 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आ जाए, ठीक है। 180 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आ जाए। तो यहाँ लिख लेते 2x²। सब्ट्रैक्ट करना है, जो बड़ा नंबर है उसको प्लस का साइन देंगे, छोटा नंबर को नेगेटिव साइन देंगे, और यहाँ पर ही 90 इक्वल टू 0। अब मुझे दो नंबर चाहिए, ठीक है। तो अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे दो नंबर मिल गए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया, यहाँ पर ये आ गया इस तरह से 22533, ठीक है। 22533। अब मैंने ये देखा कि 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12। तो 15 और 13 ऐसे नंबर हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मुझे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 लाना था। तो देखो 15 और 12 ऐसे नंबर हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर मैं आसानी से लिख सकता हूँ, ये 15 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब कॉमन निकालना है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन x हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 15, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 12, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4। इसका मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पर कॉमन, 6 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था, हाँ, तो इसमें x जो है वो क्या था हमारा, एक दिन के अंदर आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हुए हैं, ठीक है। तो एक नेगेटिव तो होंगे नहीं, तो ये वाला तो नेगेटिव देगा, ठीक है। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -15/2। तो इससे तो हम रिजेक्ट कर देंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। तो एक दिन के अंदर कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, 6। और कॉस्ट क्या आया था उनका, वो था 3 मोर देन ट्वाइस था। तो ये था कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो ये कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 टू 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो एक दिन के अंदर 15 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे, और हर आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, ₹6। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस मेथड में जो हम सबसे पहली चीज सीखने वाले हैं, उसमें हम सबसे पहले ध्यान देते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको पहले यहाँ पर रूट के अंदर लिखना है हमेशा, ठीक है। हमेशा सबसे स्टेप 1 है, हमेशा क्या करना है कि ये जो कोफिशिएंट है उसको रूट के अंदर लिखना है, ठीक है। रूट के जैसे यहाँ पर भी लिखा है, इसको भी रूट के अंदर लिख लो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है, इसलिए मैंने दो अलग अलग सिचुएशन लिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर ये रूट के अंदर से बाहर आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और रूट के अंदर ही रह गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम अपने आप से बनाएंगे, ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले जो ध्यान देते हैं हम वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर देते हैं। जैसे यहाँ पर 9 लिखा मैंने, 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और ये 3 लिख दिया मैंने, यानी ये बाहर आ चुका है, ठीक है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एकदम परफेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ पर मैंने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसका कोफिशिएंट मैंने रूट में डाला, तो ये तो रूट के अंदर ही अटक गया, ठीक है। अब देखो, अब ये अटक गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं मेरा एम क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर के सामने का जो कोफिशिएंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ और मैं अपने आप बना लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसमें मैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकता हूँ। बस कंडीशन ये है कि दोनों तरफ करनी पड़ेगी। तो मैं क्या अपने आप से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा। लेकिन तुम्हें हमेशा क्या करना है कि साइड में जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको रूट में रख के देख लेना है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर तुम्हें बिना देखे पता चल जाता है फिर तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें जैसे यहाँ पर तुम्हें 3 का स्क्वायर दिख गया तो तुम्हें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं दिखता है तो रूट के अंदर डाल के देखो, और उसके बाद ये देखो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जैसा हम स्क्वायर रूट का मेथड करते हैं उसी तरीके से। अगर ज्यादा बड़ा नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, जैसे मान लो 121 आ गया,
हालांकि मुश्किल है 121 आएगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करके, जैसा तुम पहले पहले की क्लासों में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते आए हो, उससे तुम पता कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये 3 को अगर 3 मिल जाए, ठीक है, अगर ये 3 को 3 मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो देखो 3 को 3 मिलाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरा क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप तो ये चेक करना था कि क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं अपने आप से उसे बना दूंगा। 3 को 3 मिल जाएगा तो वो स्क्वायर रूट से 3 बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर दूसरे स्टेप में 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इक्वेशन है, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। अब ये देखो, अभी 3 को मुझे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा। अच्छा देखो, एक और सिचुएशन बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा होता, माइनस कुछ ऐसा लिखा होता, तब मैं क्या करता, वही सेम करता, रूट के अंदर 2 को डाल देता, देखता अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर 2 को 2 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से। ठीक है, समझ में आई बात, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब देखो, ये जो पहला टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि देखो, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या मैं दोनों को इस तरह से लिख सकता हूँ, 3x, इन दोनों का जो स्क्वायर है उसको मैं कॉमन तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो 3 3 जा 9 हो गया, और x का एक्स स्क्वायर हो गया। तो अगला तीसरा स्टेप क्या करना होता है कि इस टाइप से हमें लिख देना होता है, दोनों को एक ब्रैकेट में लेके, और एक्स स्क्वायर, उसका पूरा कंप्लीट स्क्वायर लिख देना है। बाकी कोई चेंज नहीं करना है क्वेश्चन में, जैसा का जैसा क्वेश्चन लिखा है उसको इसी तरीके से लिख देना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, 1 स्टेप, 2nd स्टेप और 3rd स्टेप। समझा, 3rd स्टेप तक हम पहुंच गए। मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये जो भी इक्वेशन हमें दी हुई होती है उसको हमेशा हमेशा क्या करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना होता है। और वो भी किसके, देखो इस फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या हमेशा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन उल्टे फॉर्म में लिखा है, जैसे ये वाला चीज यहाँ नहीं लिखी, ये तो हमें बनानी है। ठीक है, जो हमें लिखी हुई है वो ये चीज लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्म हमें लिखा हुआ है, और हमें इस फॉर्म में हमेशा बदलना होगा। ठीक है, ये इसी सेम तरीके से, बस यहाँ माइनस का फर्क हो जाएगा, और हमको ये चीज लिखी होगी और हमें इस फॉर्म में बदलना होगा। ठीक है, लेकिन ये हमें एकदम एग्जैक्टली ऐसा बना बनाया नहीं मिलेगा, ध्यान देना, एकदम एग्जैक्टली ऐसा बनाया बनाया यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल कभी नहीं मिलेगा, बहुत ही कम कोई चांस होगा जब मिलेगा। हमें ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा 4th स्टेप क्या होगा, इस वाले फॉर्म को बनाना। ठीक है, तो अगले 4th स्टेप पे चलते हैं। तो ये क्या है, इसको ये वाला फॉर्म इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें हमेशा एक चीज बनी बनाई मिलेगी, वो है a। तो देखो यहाँ पर जो a होगा वो हमेशा फर्स्ट टर्म होगा, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 3x। ठीक है, a स्क्वायर मेरा कितना है, ये इस फॉर्म में है। देखो a स्क्वायर को ऐसे समझ लो कि a जो है वो मेरा, देखो स्क्वायर स्क्वायर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो a मेरा क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, हमेशा मुझे a जो है बना बनाया मिलेगा, और हमेशा ये जो सेकंड टर्म है वो मेरा 2ab होगा। हमेशा ये जो सेकंड टर्म है ये मेरा 2ab होगा। ठीक है, अब ए तो मैंने बता दिया, ए हमेशा यहां दिया रहता है। ठीक है, हमने ए बना भी लिया था, यहां पर हमेशा ए यहां पर दिया रहता है। और सेकंड स्टेप में क्या दिया रहता है, 2ab। समझ लेना, सेकंड स्टेप में क्या दिया रहता है, हमेशा 2ab। अब यहाँ पर इस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे ये नहीं बनाना है, मुझे ये बनाना है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि माइनस 2ab है ना, मैंने क्या बताया, ये 2ab दिखाता है हमेशा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मुझे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाना है, मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो मेरा अब एम क्या है, b ढूंढना। ठीक है, ये b नहीं है, ये b नहीं है, तो मुझे b ढूंढना है। ठीक है, तो मैं b ढूंढने के लिए क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि ये 2ab है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या दिखाता है, a दिखाता है, दूसरा क्या दिखाता है, 2ab दिखाता है। मेरा एम क्या है, b फाइंड करना। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये 2ab दिखाता है, तो मैं लिख सकता हूं क्या
कि 2ab नेगेटिव क्या दिखाता है, मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2ab 15x है, लिख सकता हूं। मुझे b फाइंड करना है, बस यहां पर रख दो, 2a की जगह क्या रख दोगे 3x, और b मुझे फाइंड करना है, और मेरा b निकल आया बिना दिमाग लगाए। ठीक है, बिना दिमाग लगाए मेरा बी निकल आया। क्या टू कहाँ आएगा, कुछ हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पर निकल आया। तो ये मैंने 15x लिखा। बस तुम्हें मेथड को फॉलो करना है, और तुम्हें ये दिमाग में ये बात याद कर लेनी है कि फर्स्ट ए को दिखाता है, दूसरा 2ab को दिखाता है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि मुझे जो होल स्क्वायर बनाना है वो नेगेटिव वाला बनाना है। ठीक है, और ए मैं निकाल चुका हूँ, ए को मैंने यहाँ रख दिया, तो मेरा बी निकल आया, बी इज इक्वल टू 15x डिवाइडेड बाई 2 × 3x। ठीक है, x से x कट गया, 3 से 5, यहाँ 5 आ गया, और 2 बच गया। यानी मैंने b फाइंड कर लिया है। मैंने कहा था ना ये b नहीं है, और यहाँ पर ये देखो b नहीं निकला। ठीक है, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये b है कि नहीं, तुम तो b फाइंड कर लेना अपने आप। ठीक है, इस तरीके से अब तुम्हारा b निकल आया। मेरा एम क्या था, a b निकालना। ठीक है, a निकल आया, b निकल आया, मेरा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर वाली सिचुएशन पूरी हो गई। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो यहाँ पर ए स्क्वायर होता है, दिया हुआ है, 2ab दिया हुआ है, बी स्क्वायर कहाँ है, बी स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ। मैंने बी निकाल लिया, बी स्क्वायर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा अपनी मर्जी से, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो इक्वेशंस होती हैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे हम कर सकते हैं। इसलिए मैं बी स्क्वायर अपने आप इक्वेशन में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3x स्क्वायर वाली चीज लिखी हुई है, 3x स्क्वायर माइनस 15x, अब यहाँ पर 6 को थोड़ा साइड में लिख देता हूं, क्योंकि मुझे अपने आप से बी स्क्वायर डालना है। तो मैं क्या करूंगा, बी लिखूंगा, उसका स्क्वायर डाल दूंगा, एक बार प्लस में डालूंगा, क्योंकि एक बार मुझे नेगेटिव में भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से चीजों को अपनी मर्जी से इक्वेशन में चीजें नहीं डाल सकता। ठीक है, दोनों तरफ डालनी होती है, और दोनों तरफ डालने का यही मतलब है। देखो दोनों तरफ डालता तो ये इस तरफ लिखी होती है ना, देखो ये चीज मैंने अपने आप से डाली है ना, तो ये वाली चीज मैं इधर लिखता। अब ये वाली चीज प्लस में लिखी होती, क्योंकि ये भी प्लस में ही डाला है मैंने, ये कुछ इस तरह से लिखी होती है ना, जीरो वाले की तरफ ऐसा कुछ लिखा होता, और जब ये इधर आता तो नेगेटिव हो जाता ना। तो इसलिए मैंने अपनी मर्जी से यहीं पर डाल दिया दोनों चीजों को, यहीं पर डाल दिया दोनों चीज। तो तुम्हें हर ये जो बी स्क्वायर है, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो हमेशा तुम्हें क्या करना है कि ये जो बी है, इसका बी स्क्वायर मुझे अपने मन से डालना होता है ना, क्योंकि मुझे ये बन गया। अब देखो ये ए स्क्वायर बन गया, इसको होल स्क्वायर डालना है, ये ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab बन गया, और ये क्या बन गया, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर था नहीं, इसलिए हमेशा तुम्हें क्या करना है, बी लिखना है, स्क्वायर करना है, और एक बार प्लस में डालना है और एक बार नेगेटिव में, और एक बार ये जो फर्स्ट वाला टर्म डलेगा ये हमेशा प्लस में डलेगा, क्योंकि बी स्क्वायर जो होता है प्लस का होता है, और तुम्हें इसको नेगेटिव में डालना है, जिससे कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो समझ आए ये वाली बात, इसको जरा साफ से लिख देते हैं। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस, इसको नहीं खोलना तो मत खोलो, क्योंकि ये बी स्क्वायर, इसको खोल दो। ठीक है, ये हो गया माइनस 25/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये वाला तो मैंने तुम्हें बताया इस फॉर्म में है। अब ये वाली फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर देखो कि ये लिखा है ना, ये वाली फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, जहां पर a और b मुझे मालूम है। a मुझे मालूम है 3x है, b मुझे मालूम है, यहाँ क्योंकि नेगेटिव वाला है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा, और b मुझे मालूम है, ये बन गया मेरा होल स्क्वायर। और ये जो टर्म बचे हुए हैं इनको क्या करना होता है, इनको राइट साइड में ले आना होता है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, इनको राइट साइड में ले आना है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या हो गया, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेना है, ये हो जाएगा 25 माइनस 24/4। 25 माइनस 24 कितना होता है, 1/4। अब अगला स्टेप क्या होता है, यहां तक तो पहुंच गए हम। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट हो जाएगा, तो उसको कर दो 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। अब क्यों 1/4 क्या होता है, ये 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सब हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, और सॉल्यूशन कौन देता है, x देता है। तो x वाले टर्म को यहाँ रखेंगे, बाकी बचे हुए टर्म को हम राइट साइड पे भेज देंगे। तो ये हो गया प्लस माइनस 1/2, x क्या हो जाएगा, इसलिए मेरा 5/2 प्लस माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 3।
अब ये इसको सॉल्व कर लूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, तो सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला कैसे लिखा हुआ है, ऊपर वाला ऐसे लिखा हुआ है कि 5/2 एक बार प्लस करना है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम तो 2 ही है, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा 5 प्लस, एक बार प्लस वाले को लिखना है और यहाँ पर और लगाते हुए एक बार माइनस वाले को लिखना है, हमेशा हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। अब देखो मैंने क्या बोला, 5 + 1 वाला कितना आता है, 3 आता है, तो यहाँ पर लिख दोगे 3, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख देंगे हम 3, और नीचे ये 3 ऑलरेडी था तो 3 यहाँ लिख दिया, x = 1 आ गया। और ये माइनस वाला कैसे आएगा, देखो ये भी ऐसे ही आएगा, 5/2 - 1/2, दोनों का एलसीएम 2, कोई दिक्कत नहीं। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, ये कितना आ गया 2। क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, इतने वाले की जगह इसकी जगह लिख सकता हूँ 2, तो उसको लिख देते हैं 2, तो हो जाएगा 2/3, तो ये आ गया 2। एक आ गया हमारा x = देखो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, x = 1 या x = 2/3, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, यानी कि हमारे क्या है, रूट्स हैं। समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। इससे तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, चाहे एक्स के सामने कैसा भी कोफिशिएंट दिया हो। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे निकालना है, जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल लेते हैं, जिसे कि हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। तो आज हम उसी को कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालेंगे। तो देखो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² + bx + c = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, =0 लगाया, =टू का निशान लग गया, इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, x² + bx + c। तो मैंने कल बताया था, क्या बताया था, पहला स्टेप क्या बताया था, देखो एक तो a का यहाँ से कोफिशिएंट a को गायब करके कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो मैंने कल मेथड बताया था उससे करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था कि रूट के अंदर जो x² का कोफिशिएंट है उसको रख के देखो कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए तो बाहर नहीं निकल पाएगा रूट से, लेकिन अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सही है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब जो मेरा पहला स्टेप मैंने सिखाया है वो काम कर जाएगा, सही है। तो देखो अब ये क्या बन गया, a² x² + abx + ac = 0, सही है कि नहीं। तो ये हो गया ax का होल स्क्वायर + abx + ac = 0। यही बताया था मैंने अगला स्टेप, कि पूरा होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, क्योंकि ये हमारा a होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर पहले से ही मेरे पास a है, x है, c वगैरह सब है, लेकिन तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस वाले जो फर्स्ट टर्म को a लेता था, इस बार मैं p ले लेता हूँ उसको, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इस बार मैं p + q के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाऊंगा, है ना, क्योंकि यहाँ a b पहले से लिखे हैं, तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के बजाय मैं p q के फॉर्म में बनाऊंगा। तो ये हो जाएगा p² q² को थोड़ा दूर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर p², हाँ, तो ये हो गया p² + 2pq + q²। तो यहाँ पर देखो अब मेरा p मिल चुका है मुझे, है ना, p मेरा क्या मिल गया मुझे, ax मिल गया। और सेकंड वाला क्या टर्म होता है, ये वाला होता है 2pq होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो मेरा 2pq है वो abx के बराबर है। मेरा एम क्या है यहाँ पर, q को फाइंड करना, तो ये कितना हो जाएगा, 2p कितना है मेरा, ax मैं फाइंड कर चुका हूँ, इंटू q = abx। तो मेरा q निकल आया यहाँ से, q कितना निकल आया, q कितना निकल आया यहाँ से, q = हो गया abx / ax इंटू 2। तो x से x कट गया, ठीक है। तो q मेरा कितना निकला है, b/2। फिर मैंने क्या बताया था, ये जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है इसको नीचे कॉपी कर लो, ठीक है। ये जो मैं कॉपी कर लो, कितना हो गया, ये हो गया ax का होल स्क्वायर + 2, कितना है वहां पर 2, नहीं सिर्फ abx है, abx + ac = 0, सिर्फ abx है। ये हो गया abx + ac = 0। और मैंने क्या बताया था, देखो इसको तो मैंने सिर्फ कॉपी किया ऊपर से,
क्या बताया था मैंने, ए एक्स का स्क्वायर लिखो प्लस ए बी एक्स लिखो और इसको स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये जो मेरा टर्म है इसको स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, सही है कि नहीं, प्लस ए सी इक्वल टू 0, यही बताया था। अब क्या बताया था, अब ये मेरा किस फॉर्म में बन गया, ये मेरा पी स्क्वायर है, ये मेरा क्यू स्क्वायर है और ये मेरा क्या है 2pq, यानी ये मेरा बन गया p प्लस क्यू के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, किसको लिखा है मैंने, इतने हिस्से को लिखा है, ठीक है। और बच्चा हुई को मैंने क्या बताया था, राइट साइड में भेज दो, बच्चे को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या आएगा, बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी, बी स्क्वायर ये एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ए एक्स प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये स्क्वायर है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट दे दो, है ना, प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे भी कितना हो जाएगा √4, सही है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई टू, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इन दोनों के पास 2 है नहीं डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम क्या है एक्स फाइंड करना, तो ए को डिनोमिनेटर में आना पड़ेगा क्योंकि ए एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इस हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं जो कि एक बार प्लस का साइन लेने पर, यानी कि प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक दूसरा रूट आ जाता है जो कि माइनस का साइन लेने पे आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम इस पे क्वेश्चन करके देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम रूट्स फाइंड करने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो लिया कि मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कैसे करते हैं, और उनके स्टेप बाय स्टेप मेथड्स देख लिए, और वो स्टेप बाय स्टेप मेथड्स जो हैं वो फिक्स हैं, हर बार उन्हीं को फॉलो करना है, तो इसीलिए वो जो मेथड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके याद कर लेना है, ठीक है। तो मुझे याद हो गए, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था, अब मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। यहाँ पर 2 है, मैंने रूट में डाला, अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 2 को 2 मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट वाले टर्म को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं फुल स्क्वायर के फॉर्म में, और ये हो गया इक्वल टू 0, यहाँ पर मेरा a हो गया 2x, और यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि 2ab, ये सेकंड वाला जो टर्म होता है वो 2ab दिखाता है, 2ab को यहाँ निकाल लो। मेरा एम क्या है, मेरा एम जो है वो b को फाइंड करना है, और यहाँ पर मेरा b निकल आया, b इज इक्वल टू 10x बाई 2 × 2 × x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया 2 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/2, यानी मैंने b निकाल लिया। अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर लिखा होता है 2x स्क्वायर माइनस 10x, इस वाले टर्म को थोड़ा खिसका देते हैं, और खिसकाने के बाद क्या करते हैं बी स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये मेरा बी स्क्वायर है, इसको मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया, ये हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5/2 का स्क्वायर,
इतना टर्म मेरा क्या दिखा रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा रहा है, जिसमें कि ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, माइनस टू ए बी है। और इस वाले टर्म्स को हम पहले यहाँ खोल लेते हैं इनको, -25/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन टर्म्स को मैंने राइट में भेजने की कहा था हमेशा, इसको इस तरह से लिख लिया, इसका एलसीएम ले लिया, ये थोड़ी देर पहले लिया था वही है, 6 4 जा 24, 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 5/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4। ये इसी तरीके से वापस कॉपी कर दो। उसके बाद स्क्वायर होता है, स्क्वायर को इस तरफ बेच के स्क्वायर रूट करना होता है प्लस माइनस का। ये हो गया प्लस माइनस का 1/4, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2। ये हो जाएगा 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ओ सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, है ना, ठीक है। और ये हो गया, इस तरह से हमने इसको लिख दिया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली x फाइंड करना है, तो x वाले टर्म को यहाँ रखना, और बाकी चीज़ों को क्या करना, इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस 1/2, 2x इज इक्वल टू, ये हम सॉल्व कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, है ना। इसको दो दो तरीके से लिख लो, चलो वापस करा देते हैं। 5/2, या माइनस वाले को अलग लिखना होता है, 2x इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, ये कितना आएगा सॉल्व करके, ये आएगा 3, और ये कितना आएगा यहाँ सॉल्व करके 2 है, तो x इज इक्वल टू 1 आया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2। समझ में आई बात, 5x² माइनस 6x माइनस 2। और मेथड क्या है लगाना है हमें रूट्स फाइंड करने के लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रूट में डाल के देखो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो मैंने 5 को डाला, अरे ये तो ये रूट से बाहर आ ही नहीं रहा। लेकिन कैसे आ सकता है, अगर मैं इसको एक 5 और दे दूं तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ इस तरीके से। तो यहाँ क्या बन जाएगा 25x², 5 6 जा 30, और 5 2 जा 10, इस तरफ क्या हो जाएगा। अब दूसरा अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, ए हमारा अब क्या हो गया, देखो ये 5x का होल स्क्वायर है ना, 5 5 से 25 होता है, और x²। हमेशा इस सेकंड स्टेप को इस तरह से लिखना है। तो ये मेरा ए हो गया, और ये जो सेकंड वाला होता है ये मेरा क्या होता है 2ab होता है कि नहीं। तो मुझे बी नहीं पता फिलहाल, तो मैंने बी फाइंड करने के लिए क्या बताया था, ए को क्या लिख लो 5x लिख लो, और 2ab क्योंकि मेरा क्या है 2ab मेरा 30x है, इसका मतलब मुझे बी फाइंड करना है। ए मेरे पास पहले से ही है, ए मेरा क्या है 5x है, तो मुझे बी फाइंड करना है। तो मैं बी को क्या निकाल लूंगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 5 2 जा 10 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x है, तो यहाँ 5 2 जा 10 है, और यहाँ पर x है, तो बी इज इक्वल टू 3 निकला है। तो इस तरह से बी निकला है। और मैंने बी के बारे में क्या बताया था, स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, किसमें, ये वाले इक्वेशन में। तो देखो ये मेरा ए, तो ये रहा a² माइनस 2ab ये रहा, और मैंने क्या बताया था बी स्क्वायर के बारे में, है ना, बी स्क्वायर नहीं दिया होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये ऐड करना है, सबसे पहले ऐड करके स्क्वायर करना है ना, बी स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मैंने ऐड किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, इक्वेशन में अपनी मनमर्जी तो चलती नहीं है, कुछ भी कर दो। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो होता है वो क्या होता है, ये a² है, b² है, माइनस 2ab है, तो इसका मतलब ये मेरा किसका होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये वाला सेक्शन। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसा होगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जो बचा हुआ चीज है उसको क्या करना है, मुझे राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो ये कितना है 3 3 स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस करो, यहाँ पर प्लस करो, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये जो स्क्वायर है इसको रूट में प्लस माइनस के फॉर्म में उतार देना है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 19 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x माइनस 3। मेरा अल्टीमेट एम क्या है, रूट निकालना। रूट कौन देता है, x की वैल्यू, तो इसका मतलब मेरा अल्टीमेट एम क्या है, x निकालना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 19, और क्योंकि मुझे x निकालना है तो 5 को यहाँ से जाना पड़ेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो मेरे पास दो रूट आ गए, एक मेरे पास हो गया 3 प्लस 19/5, और एक मेरा हो गया 3 माइनस 19/5। इस तरीके से मेरे दो रूट निकल गए, कितने आसानी से और कितनी जल्दी निकल जाते हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। कई बार कम से कम 10 क्वेश्चन कर लिया अगर तुमने, तो तुम्हें एकदम इतने एक जो स्टेप्स हैं एकदम रोबोट की तरह याद हो जाएंगे, ठीक है। तो खत्म करते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 9 देख,
बहुत ही सिंपल सा है, बताने लायक कुछ नहीं है, तो जल्दी से मैं इसे कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 4 को रखा और ये देखा मैंने, अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 बाहर आ गया, यानी इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे क्या लिखना है, 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरा a जो है वो बना बनाया लिखा हुआ है। पूरी इक्वेशन को कॉपी कर देते हैं, तो पहला स्टेप करना नहीं पड़ा। यहाँ पर a क्या हो गया मेरा, 2x हो गया। ये जो सेकंड टर्म हमेशा क्या दिखाता है, 2ab को, इसका मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, b को, और यहाँ पर 2ab कितना दिया हुआ है, 3x। इसका मतलब 2 की जगह, a की जगह क्या रखना है, 2x, इससे मुझे मिल जाएगा b। b इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x/4x, यानी b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3/4। उसके बाद क्या बताया था मैंने, जो भी b होता है उसको स्क्वायर करो और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें ये जो इक्वेशन आती है उसमें। यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर 2ab तो है ही, और मैंने क्या बताया था, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, किसको, b के स्क्वायर को। b के स्क्वायर मतलब क्या है, 3/4 के स्क्वायर को। तो ये हो गया 3/4 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो पहले से था उसे तो लिखना ही होता है, कहाँ है पहले से, ये रहा, इज इक्वल टू। अब ये जो वाला टर्म क्या बन गया मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर मेरा a क्या है, 2x है, और b क्या है मेरा, 3/4 है। ये मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया, 9/16, और यहाँ पर हो गया -5। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, एलसीएम 16 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 9 लिख लेना है, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 16, 16 पंजे 80 होता है, 80 - 9 कितना हो जाएगा, -71/16। जैसे ही राइट हैंड साइड में -71/16 आया, हम अलर्ट हो गए, अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई है। अब देखो प्रॉब्लम हुई क्यों है, राइट हैंड साइड में जब भी नेगेटिव आ जाए हमें अलर्ट हो जाना है, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो देखो, मैंने यहाँ पर 2x + 3/4 लिखा, तो अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना है, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस का। सही है, अब ये देखो रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यूज होती नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता उनका रूट फाइंड करना। ठीक है, जैसे ये इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का कभी स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं आता। ठीक है, आगे की क्लासेस में देखेंगे कि इमेजिनरी कैसे आता है, लेकिन फिलहाल रियल नंबर नहीं आता, और हम यहाँ पर जो रूट्स फाइंड करते हैं वो रियल रूट्स फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर रियल रूट्स तो आने वाले नहीं है, तो इसीलिए इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम लिखेंगे 2x + 3/4 का स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर AC इज इक्वल टू, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में 75 की, जो कि लेस देन 0 है, हैंस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आया, जब भी यहाँ पर राइट साइड में नेगेटिव आ जाएगा तुरंत अलर्ट हो जाना है कि ये वाला का रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जैसे ही रूट डाला, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज जो है वो रियल वैल्यूज, कभी रियल वैल्यूज नहीं आती, कभी भी इमेजिनरी आती हैं रूट के अंदर नेगेटिव की, वो जो कि 11th क्लास में है। ठीक है, तो इसलिए इसके क्या हो गया, हैंस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारे लिए हो गया एक स्पेशल क्वेश्चन, हैंस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। 6 नहीं है, यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो जो ब्रेड्थ है वो 3 मीटर छोटी है लेंथ से, इट्स एरिया इज, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। देखो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ब्रेड जो है वो लेंथ से 3 सेंटीमीटर छोटी है, तो ये x हो गया। और क्योंकि ब्रेथ के बारे में कहा है कि ये लेंथ से 3 सेंटीमीटर छोटा है, तो ये 3 सेंटीमीटर छोटा। क्या कह रहा था मैं कि लेंथ से 3 सेंटीमीटर छोटा है, तो 3 लेंथ को लिखो और 3 सेंटीमीटर छोटा कर दो। छोटा कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट करके। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो बेस है वो भी ब्रेथ पे बना है, ये हमने बी लिया है ना, तो बी ये भी हमारा x-3 हो गया बेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो भी कितना हो गया, x-3 हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गई, हमने लेंथ को अज्यूम किया, लेट लेंथ भी x। ठीक है, तो ये लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। और ब्रेथ क्या होगी, BREADTH। ठीक है, फिजिकल टू क्या हो जाएगा, x-3। अब एक्स ब्रेथ जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, फिर x-3 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट्स एरिया, किसका एरिया, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या है, 4 सेंटीमीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क। ठीक है, कौन सा वाला पार्क, दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर बड़ा है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल जो पहले से एक पार्क बना हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसकी खास बात क्या है कि उसका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर की ब्रेड के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर अगली लाइन में लिखा हुआ है हैज बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये वाली लाइन है, विथ इट्स बेस एज द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, और अल्टीट्यूड दिया हुआ है 12 मीटर। तो देखो अब यहाँ पर जरा लिख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या लिख लेंगे, x-3 लिख लेंगे और अल्टीट्यूड को लिख लेंगे 12। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, उसका एरिया, क्योंकि एरिया के बारे में ही रिलेशन दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं जरा। यहाँ पर हमने बेस लिख लिया क्योंकि मैंने बताया कि बेस जो होगा वो जैसा कि क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो ब्रेड्थ होगी किसके, रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेड्थ है वही आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस होगा। देखो ब्रेड्थ मैंने ये लिया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस भी क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। अल्टीट्यूड दिया ही हुआ है, एरिया निकाल लो क्योंकि एरिया का रिलेशन दिया है तो एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, किसी ट्रायंगल का जिसका बेस और अल्टीट्यूड दिया हो उसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, यानी हाइट लिखते हैं जैसे हम, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया हाफ, बेस कितना है हमारा x-3 और अल्टीट्यूड कितना है 12। तो ये लिख लिया हमने एरिया। तो ये कितना आ गया, इसको अगर मैं थोड़ा काट दूं तो क्या हो जाएगा 6x-3। ऐसे लिख के अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या दी है, रेक्टेंगल का भी निकाल ही लेता हूँ। चलो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, रेक्टेंगल एरिया। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल क्या है मेरा, यहाँ पर मैंने क्या माना है, एक्स माना है और ब्रेड्थ अपने आप क्या हो गई थी x-3। तो ये मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब सिचुएशन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर बड़ा है। तो यहाँ वो जैसा कह रहा है वैसा कर देते हैं। देखो जैसा सिचुएशन में कहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो, इक्वल टू का निशान लगाओ और फिर यहाँ लिखो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एरिया लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखो, क्योंकि वो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो आइसोसेलेस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में 4 सेंटीमीटर जोड़ना, 4 स्क्वायर मीटर जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया हमने, इस तरह से हमने इक्वेशन भी बना ली। अब जैसा जैसा हमने निकाला था उसको यहाँ पर रख लो, x इंटू x-3 इज इक्वल टू 6x-3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करना है बस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट ओपन कर लिया, 6x माइनस 18 प्लस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x, ये दोनों कितने हो जाएंगे -14, यहाँ के क्या हो जाएंगे +14 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसे ही फॉलो करते करते हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। ये देखो छोटी, ये इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह नहीं लगा रहे हैं, कहा तो है नहीं, ये छोटी इक्वेशन है, यहाँ पर हम स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि छोटा सा है, बहुत आसानी से दिख गया, इसमें क्या क्वाड्रेटिक लगा के टाइम खराब करें। लेकिन अगर तुम्हें स्प्लिट करना नहीं दिख रहा है तो तुम हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो निश्चिंत होके। तो यहाँ पर 14 मुझे बहुत आसानी से दिख गया है कि प्लस करके 9 लाना था, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 दूनी 14, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब मुझे बस कॉमन निकालना है, x माइनस 7, यहाँ माइनस का तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या पता चल रहा है कि हमारे जो लेंथ है, क्योंकि हमने लेंथ ही तो x मानी थी ना, एक बार ऊपर देख लो, ये लेंथ को ही हमने x माना था, इसका मतलब हमारी लेंथ के 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, 2 ऑप्शन क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है x, अगर x या तो 2 हो सकता है, एक बार लिख लेते हैं जरा, x या तो 2 हो सकता है या x 7 हो सकता है। x का मतलब लेंथ या तो 2 मीटर हो सकती है या ब्रेड्थ हमारी सॉरी जो लेंथ है या तो हमारी 7 हो सकती है। लेकिन एक दिक्कत क्या है, देखो अभी अभी क्या बोला था कि जो ब्रेड्थ है वो 3 सेंटीमीटर छोटी है लेंथ से। तो जैसे मैं यहाँ इस सिचुएशन के हिसाब से ब्रेड्थ निकालूंगा तो वो आ जाएगी 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 मीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ हमारी कभी भी
नेगेटिव में नहीं आएगी, -1 मीटर नहीं होती। तो ये वाले जो सिचुएशन लिखी थी ना कि लेंथ 2 सेंटीमीटर होती है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाली पॉसिबल है, लेंथ 7 मीटर है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर छोटी, यानी 4 मीटर। क्या निकालना था, लेंथ और ब्रेथ निकालने थे, हमने निकाल लिए। लेंथ हमारी 7 और ब्रेथ हमारी 4। तो ये वाली सिचुएशन नहीं पॉसिबल होगी। बिल्कुल अंधाधुंध करते नहीं जाना है, थोड़ा देख भी लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। वापस से एक बार देख लो, बस रेक्टेंगल को मानना है, बेस आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेम है, और जैसा फिर सिचुएशन में कहा है एरिया के बारे में, वैसा कर देना है। एग्जाम्पल हम के अंदर क्या करना है, रूट्स निकालना है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्ट करने वाली बात को देख लेना ध्यान से अभी इस क्वेश्चंस में। और क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक चीज होती है, क्या होती है, b² - 4ac। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूंगा तब उसमें देख लेना। वैसे देखा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला वीडियो, नहीं देखा तो देख लो पहले कैसे आता है, क्या होता है। ये b² - 4ac है, b² - 4ac पे ध्यान देना है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। रूट्स कौन से, रियल रूट्स। चलो रियल रूट छोड़ो, इस क्लास में रूट्स ही होते हैं, बस उससे इतना ही ध्यान रखो। b² - 4ac से ही डिसाइड होने वाला है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इस अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर a जो है मेरा 3 है। हमेशा क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग में ऐसे लिख लेना, b-5 है, और जो c है वो मेरा 2 है। ठीक है, b² - 4ac की बात कर रहा हूँ, इसमें रख दो। b² - 4ac क्या हो जाएगा उस हिसाब से, b² - 4ac। तो b² का मतलब क्या होता है, -5 का स्क्वायर, -4ac। तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा। तो b² - 4ac बना गया। यानी कि अब देखो, यानी कि क्या 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 मतलब है, b² - 4ac जब भी या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर तो बना है, दोबारा सुन लो, b² - 4ac 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। 0 से बड़ा आए रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव आए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो कैसे दिखते हैं हमारे दो रूट्स, एक तो ऐसा दिखता है -b प्लस में दिखता है, और एक कैसा दिखता है हमारा, -b माइनस में दिखता है। और अंडर रूट में क्या आता है, वही आता है जो मैंने ऊपर लिखा था, क्या, b² - 4ac, जिसे हम अगली एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेंट भी बोलेंगे। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज में चलेंगे तब डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, अभी फिलहाल नहीं बोल रहे। तो ये हो गया b - 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac तो कैलकुलेट कर चुके थे, और b² - 4ac ही डिसाइड करता है कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो b की वैल्यू क्या रखो, -5, ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पर प्लस, ये तो पूरा क्या लिखा, b² - 4ac तो 1 है ना हमारा, और 2a का मतलब 3, और ये वाला क्या है, -(-b) -√1/2 × 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 + 1/6। ये क्या हो जाएगा, 5 - 1/6, ये कितना हो गया, 6/6। ये कितना हो गया, 2/3। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको लोएस्ट टर्म में भी कर दिया है। ठीक है, ये चिंता मत करना है, वैसे 4/6 होगा यहाँ पर, सोचो ये क्या कर दिया पता नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल 13 का पार्ट 2 कर रहे हैं। x² + 4x + 5, जिसके अंदर a कितना हो जाएगा, 1 b 4 5। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना होता है, b² - 4ac, जो कि आ रहा है b² का मतलब 4 का स्क्वायर, -4a का मतलब 1, और c 5। तो कितना हो गया, 16 - 5 4 20। ओ ये तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया, b² - 4ac नेगेटिव आ गया, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसमें तो सॉल्व करना पड़ा नहीं, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, जल्दी से हो जाएंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो ये कितना छोटा पड़ा, समझ में आया कुछ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 2x² - 2√2x + 1। तो देखो कोफिशिएंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कोफिशिएंट ये लिख दिया। अब मुझे सबसे पहले क्या चेक करना होता है, b² - 4ac, क्योंकि वही बताता है कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, -2√2 का स्क्वायर, -4a मतलब 2, c मतलब 1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, अभी 2√2 × 2√2 है, इसे तो कर सकते हो,
कैसे करोगे? √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। √2 क्या होते हैं और 2 इंटू 2 क्या होते हैं? तो 2 इंटू 2 मतलब 4 और 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ गया 8। तो बी कितना आ गया हमारा 0। तो बी तो 0 आ सकता है ना, अभी बताया था मैंने, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसके रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे। अब बस क्या करना है तुम्हें, निकाल देना है। एक्स क्या हो जाएगा हमारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे याद कर लेना अच्छे से, अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू मतलब ये माइनस ऑफ -2√2 प्लस माइनस सीधे रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0 अपॉन 2a। 2a का मतलब 2 इंटू ए मतलब 2। तो बस इतना सा है, इसको सॉल्व कर देना। यहाँ पर 2 नहीं आएंगे, एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 तो प्लस माइनस कोई असर डालता नहीं प्लस माइनस करने पे। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 अपॉन 2 इंटू 2। इसको कर दो, ये कितना आ जाएगा हमारा 1/√2। ठीक है, ये √2 से ये भी √2, यहाँ पर बचेगा √2 है ना। 2 क्या होता है, तो √2 इंटू √2 होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया। तो देखो एक्स हमारा आ गया, 2 बार लिख देते हैं, है ना। इक्वल रूट्स में ऐसे, इक्वल रूट्स में क्या होता है, ऐसे वाली सिचुएशन जो होती है जब इक्वल रूट्स होते हैं, तो इक्वल रूट्स का मतलब इक्वल होंगे वैल्यू में, ऐसा लिख देते हैं रूट्स आर। ठीक है, हालांकि एक ही है। ग्राफ में भी ऐसा बनता है, ऐसे टच करके निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट टच करके निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बनाई दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर x है और इसके नीचे क्या है 1 है और यहाँ पर 1/x है। तो x और 1 का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो क्या आएगा, x ही आएगा, है कि नहीं। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दूं। उसके बाद क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, और 1 किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा। तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 3x। अब इसको रीअरेंज कर लो, x²। तो देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं दिया हुआ था उसको हमने धीरे धीरे क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब तुम जो चाहो वो फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, स्प्लिट तो होगा नहीं यहाँ पर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। जब भी अटक जाओ हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले करो, जब जब तक कि क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि कोई स्पेसिफिक मेथड से करना है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला लिख लो, एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले b² माइनस 4ac कर लो, b² माइनस 4ac को ही कैलकुलेट कर लो। तो b² माइनस 4ac का क्या मतलब हो गया, -3 का स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 आ गया। 5 आ गया, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए b² माइनस 4ac की वैल्यू, यानी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो वो कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रख लेते हैं -b माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2a मतलब 1। तो साइड में लिख लेता हूं नीचे जाने की बजाय 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, यानी कि मेरे दो रूट्स आ गए, क्या आ गए, एक आ गया प्लस में और एक बार आ गया माइनस लिख के। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब इसमें भी देखो सेम सिचुएशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं हुई है लेकिन बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो हम अपने आप से चेंज कर लेंगे। देखो ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, x और x-2 में। तो तुम्हें एलसीएम लेने के समय क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लाइन टेढ़ी चलेगी। अब ये कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये मेथड तो जानते ही हो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और आप इधर भी क्रॉस कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 1x-2 और ये वाला जाएगा इधर, कहाँ जा रहा है, इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर। अब टेढ़ा कैसे है, ठीक है, ये वाली बात आई समझ में, पहले ये बताओ। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 इंटू x-2, यानी कि x-2 ही होगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस टू। इसको मैं ब्रैकेट खोल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू 3। तो देखो ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स चले गए, ये कितना हो गया, माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू 3। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात समझना, ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, जब भी कुछ कॉमन नहीं होता, इन दोनों में कुछ भी लग रहा है तुम्हें कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है, तो क्या किया करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसे तो आता है एलसीएम। एलसीएम का ही तरीका है, लेकिन जब कॉमन नहीं है तो सीधे ऐसे कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में क्या किया, इनको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, अगर तुम्हें मिडिल टर्म दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिंदाबाद। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना इसका पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वैसे तुम हमेशा ही लगा सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें दिक्कत ही क्या है, आसान सा पड़ता है। तो यहाँ कोफिशिएंट लिख लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया। सबसे पहले चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमेशा ऐसे ही करना है, तुम्हें सबसे पहले चेक करना है, ठीक है, जिससे कि फालतू की मेहनत ना करनी पड़े। बी स्क्वायर माइनस 4ac से तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4ac, 4 3 जा 12 2 जा 24, ये नेगेटिव कैसे, ठीक है हो गया, अरे गलत लिख दिया गया, ठीक है, इसको माइनस 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस, अरे हटाओ उसको, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12 2 24, तो ये कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा पॉजिटिव आ रहा है अच्छा खासा 12। तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, हाँ एक्स निकाल लेना हमको, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारा 12, तो ये हो जाएगा रूट 12 अपॉन 2a मतलब 3। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो चुका है, x इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन 6, या x हमारा होगा 6 माइनस रूट 12 अपॉन 6। तो इसमें से देख लेते हैं कुछ बाहर आ जाता है क्या, 4 3 जा 12 होता है, देखो देखो अगर मैंने लिखा रूट 12, अगर मैंने 12 लिखा तो 12 का मतलब क्या होता है 4 3 जा 12, तो अगर मैं रूट करूंगा तो क्या निकाल सकता हूं मैं बाहर, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इससे मैं बाहर निकाल के 2 लिख सकता हूँ, तो 2 रूट 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 2 रूट 3 अपॉन 6। इसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा सेम 2 रूट 3 अपॉन 6। तो 2 तो मुझे कॉमन दिख ही रहा है, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यानी कि 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, इसमें तो फर्क ही क्या है, यहाँ प्लस का चल रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा 2 से 3 काट दो, ये 3 के 3 टाइम्स हो जाए, 2 3 6 होता है, तो आंसर आ गया हमारा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है, समझ में आया। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल के अंदर लिखा है ए मोटर बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसमें, एक ऐसे पानी में जो बह नहीं रहा है, ठीक है, स्टिल वाटर में। टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो क्या होता है कि एक बोट जो है 24 किलोमीटर जाती है और वापस भी आ जाती है, ठीक है, तो जाने आने का जो टाइम का डिफरेंस है ना, मतलब मान लो इस तरफ गई 6 घंटे में और इस तरफ आए 5 घंटे में, ये तो जाने आने का डिफरेंस है ना वो 1 घंटे का है। अब 1 घंटे का डिफरेंस आया कैसे, बोट तो 18 किलोमीटर पर आवर से जाती है दोनों तरफ, लेकिन फर्क क्या आ गया, एक तरफ जो है पानी के बहाव के साथ जारी होगी जिसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, और एक तरफ पानी के विपरीत दिशा में जारी होगी जिसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। इसी फर्क की वजह से क्या हुआ है, ये 1 घंटे का डिफरेंस आया। बस इतना सा क्वेश्चन है, डिफरेंस कह रहा है ना टाइम का, ऐसे डिफरेंस लगाओ
और यहाँ पर क्या लिखोगे, अभी देखते हैं क्या लिखोगे, डिफरेंस करना ना, डिफरेंस करके क्या लिखना है, 1 घंटा लिखना है, सही कि नहीं। अब एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का टाइम लिखा जाएगा कि अपस्ट्रीम का टाइम लिखा जाएगा। बड़े में से छोटा माइनस करना है तो ज्यादा टाइम किस में लगा होगा, अपस्ट्रीम में लगा होगा, ठीक है। उसके बाद कम टाइम किस में लगा होगा, डाउन स्ट्रीम में, जहां पर कि बोट को मदद मिलती है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है तो यहाँ भी टाइम ही लिखने हैं मुझे दोनों जगह, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। टाइम टाइम लिखना है मतलब डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी टाइम मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ डी वाई एस लिखना है और डी वाई एस लिखना है, ठीक है, डी वाई एस अपस्ट्रीम का और डी वाई एस डाउनस्ट्रीम का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, दोनों का सेम ही तो डिस्टेंस है, तो दोनों का सेम डिस्टेंस लिख लेते हैं। स्पीड में फर्क है, तो अपस्ट्रीम जाते समय क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है, और कितने से कम होती है, जितनी की जितनी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जितनी स्ट्रीम की स्पीड होती है उतनी ही कम हो जाती है। तो हमारे जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 18 है, यहाँ लिखा है ना 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो ये बोट की स्पीड है, इसमें से कम हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड, जो कि हमें निकालनी है, हमने मानी नहीं है अभी तक, एक्स मानना है उसको, अभी लिख देते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पर क्या करना है, डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाती है स्पीड, और कितनी बढ़ती है, जितनी स्ट्रीम की स्पीड होती है उतनी बढ़ जाती है। अब देखो क्वेश्चन ही खत्म हो गया इतना सा लिखने पर, ठीक है। अब जरा लिख देते हैं, यहाँ पर हमने माना क्या है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, और दूसरा क्या है, स्पीड मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर वो मत सोच लेना एक्स प्लस वाई लिखें, एक्स माइनस वाई लिखें, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर 18 दिया हुआ है पहले से। कौन सी स्पीड दी हुई है, स्टिल वाटर में, ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, ये वाली, इतनी सी बात है। अब ये क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं है, अब इसे सॉल्व करना है बस, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई क्या, टाइम का डिफरेंस देखते हैं, दिमाग में पहले आता है, चलो डिफरेंस पे डालते हैं टाइम का, और टाइम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 24 को यहाँ थोड़ी देर बाहर रख लो, और बाहर रखने की वजह से अंदर ऐसे दिखेंगे 18 माइनस एक्स, बाहर नहीं निकालोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करना। और यहाँ 18 प्लस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ इक्वल टू 1 लिख दिया। अब 24 को भी बाहर ही रख दो फिलहाल, मैंने क्या बताया था, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, और कॉमन दिखे ना दिखे, तुम्हें कुछ समझ में ना आया कि तो सीधे मल्टीप्लाई किया करो पहले, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, ध्यान से सुनना। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 18 प्लस एक्स लिख दिया, यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ 18 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट चेंज करना था पर मैंने नहीं किया है। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट खोल दो, ये हो गया 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अभी 24 हमारा बाहर ही रखा हुआ है, 24 को बाहर ही रहते हैं, इक्वल टू 1। यहाँ से देखो ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए, और के ऊपर क्या आ गया, 2x मल्टीप्लाइड बाई 24, नीचे क्या होगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 3 to 4 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, ये 24 दूनी 48 होता है, इज इक्वल टू 3 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 3 to 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें तो वैसे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला में बुराई क्या है, b इज इक्वल टू 48, c इज इक्वल टू माइनस 3 to 4। बी सबसे पहले चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, ये आ रहा है 48। अब क्वेश्चन सॉल्व करने दिया है तो कुछ आंसर तो आ ही रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं होता, पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे यूज तो आएगा ही। ये हो गया 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब 48 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस ये 3 to 4 इंटू 4 करना है, ठीक है। का स्क्वायर करना है उसके लिए एक तरीका होता है, उससे कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो,
देखो उसमें क्या करते हैं कि ये जो दोनों डिजिट्स होती हैं, एक यूनिट प्लेस की और टेंस प्लेस की, उनको स्क्वायर करते हैं पहले। जैसे 8 का स्क्वायर है वो क्या होता है, 64 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, वो 16 होता है। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जो सबसे छोटी डिजिट होती है दोनों में से, उसको डबल करते हैं पहले। जैसे 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया 8। बची हुई जो डिजिट है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 8 64 हो गया, उसको यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से ये हमारा स्क्वायर हो जाता है। ये हो गया 4 2 2 3 0। तो यहाँ पर आ गया 2304 प्लस। इसको अब इससे करना है, 4 4 16 होता है, 4 2 8 होता है, 9 हो गया, 4 3 12 हो गया। ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन करना है। 6 4 10 होता है, 9 और 1 10 होता है, 3 और 3 6 होता है, और ये 36 होता है। ठीक है। तो इसका मतलब B² - 4AC मेरा 3600 आया। अब मुझे बस सॉल्व करना है। ये हो गया -48 प्लस माइनस B² - 4AC हमारा कितना है, 3600 है, अपॉन 2A मतलब A कितना है हमारा, 1 है। x इज इक्वल टू ये आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, दो बार लिख लेते हैं, -48 प्लस 6 6 36 होता है, और 0 का कितना हो गया, यानी 60 आ गया यहाँ पर, अपॉन 2 हो गया। और एक बार क्या हो गया, x इज इक्वल टू -48 -60 अपॉन 2 हो गया। तो देखो यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है आंसर में, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम किसकी स्ट्रीम की स्पीड निकाल रहे हैं, तो स्ट्रीम की स्पीड नेगेटिव नहीं आएगी। जैसे लेंथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही थी पिछले क्वेश्चंस में, वैसे ही यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड नेगेटिव नहीं आएगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये है 60 -48 अपॉन 2। ये कितना हो गया, 12/2 6। यानी स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। और ये जो स्क्वायर का तरीका है, इसको जो प्रैक्टिस करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है। अभी बड़ा लग सकता है नॉर्मल तरीके से, प्रैक्टिस करने के बाद छोटा लगने लगता है।